हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 रसायन विज्ञान में आज आप लोगों का स्वागत है। लेसन 4 हम लोग देख रहे थे रासायनिक आबंधन और आणविक संरचनाएं, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज कि अभी तक देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में चर्चा की थी, सहसंयोजी आबंध और आयनिक आबंध के बारे में चर्चा की थी, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में हमारे दे रखे हैं उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। सहसंयोजी आबंध और आयनिक आबंध की जो है क्या क्या उनके रासायनिक गुण हैं उनके बारे में भी चर्चा किया था। तो आज जरा मैं आपको बताऊं कि इसमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो चीजें आवश्यक थी, दो नहीं बल्कि 3 रास्ते थे। एक तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए, एक ये रास्ता अपनाया गया था इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अपनाई गई थी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली जाए, साझेदारी हो जाए। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, ये चीज कंप्लीट की जा सकती है। और तीसरी चीज हमने बताई थी कि वहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर लेती थी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरी स्पीसीज ग्रहण करती थी। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इतने सारे क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़े, अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग पढ़ी, लेकिन अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम स्पेशली इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में, इसीलिए यहाँ पे इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन भी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा मतलब इसके बारे में नहीं सोचना है अभी। ठीक है, इसको बाद में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ये वाला और ये वाला आयनिक बॉन्ड और उनसे बनने वाले आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, तो अब जो हम आज चर्चा करेंगे वो पहली बात तो ये है, हम स्टार्ट करेंगे आज का जो होगा वो होमवर्क से। आज का वीडियो जो है उसको हम होमवर्क से स्टार्ट करेंगे कि निम्न की, देखिए जरा क्वेश्चन आप नोट करिए, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाइए। सबसे पहला क्वेश्चन ये HW और क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाइए। कौन कौन सा है मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इन लोगों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं आपको बनानी ही है। जैसे आपको बनाना है HNO3, आपको बनाना है जैसे NH3 और एक CH4 और PH3, ठीक, और आपको बनाना है जैसे SO2 और जैसे N2। ठीक है, आप बना भी चुके हो, फिर से आप बनाना इनको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी भी है, आपको आना ही चाहिए। और O2 N2 बन गया, और एक तरह से H2 भी बनाना है, और H2SO4 और HClO4 और NaCl, ठीक, NaCl। ये इतने जो है स्ट्रक्चर आपको फिर से जो है इनकी बनानी है। ठीक, तो आज का जो है हमने ये होमवर्क देखा, क्वेश्चन नंबर 2 जो था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखा हमने ये क्वेश्चन आपको करना है। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या, इसी से टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक के नियम की सीमाएं, कि अष्टक के नियम की सीमाएं क्या हैं। अष्टक के नियम की सीमाएं, लॉ ऑफ मतलब लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल। ठीक है, अष्टक ऑक्टेट रूल की क्या क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में आज हम लोग मतलब यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अष्टक नियम की सीमाएं देखिए बेटा, नंबर 1 जैसे हम लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिखेंगे आप लोग, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है बताइए जरा, मतलब अपूर्ण अष्टक। ठीक है, जिनका अष्टक पूरा ना हो, अपूर्ण अष्टक। ठीक है, अपूर्ण अष्टक, इसके बारे में देखेंगे। तो अपूर्ण अष्टक क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड है। ठीक, लिथियम क्लोराइड में देखा होगा अष्टक पूरा नहीं होता। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2
और 2s1, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन जो होता है उसके बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, परमाणु क्रमांक 17। और करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5, ये हो जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में। तो यहाँ पे जब इनकी इलेक्ट्रॉन बीन संरचना बनाएंगे लिथियम की और ये क्लोरीन, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 1 है 7, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, ये ट्रांसफर कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, LiCl बना लेते हैं, Li और ये Cl में देखा कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन तो इनके खुद के थे, 2 2 4 2 6 और 1 7, और 8वां इलेक्ट्रॉन ये आ गया है वो जो लिथियम वाला, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आया है 8वां वाला। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा, और इस स्पीसीज के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लिथियम के बाह्यतम कोश में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है। लिथियम जब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ऐसे में इसके पास कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बाह्यतम कोश में इसके जो है केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक। बाह्यतम कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु है उसके संयोजी कोश में जो है इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए थे, परंतु 8 नहीं हो पाए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये लिमिटेशन है, एक तरह से सीमा है। और इसी तरह से इसमें एक और एग्जांपल जैसे BeH2 आपने खूब देखा होगा, बेरिलियम डाइहाइड्राइड। तो इसमें जैसे आप देखेंगे जैसे बेरिलियम है, ठीक, मैं आपकी बार वो प्लस लगा के नहीं बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 2 है। बेरिलियम का बताइए परमाणु क्रमांक कितना होता है, बेरिलियम का 4 होता है, 2,2। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे ये फ्रंट साइड में, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख देगा। और इस तरह से अगर देखोगे तो इसके बाह्यतम कोश में 2, इसके बाह्यतम कोश में 2, हीलियम की तरह हो गए, ठीक है। लेकिन बेरिलियम जो है इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन है संयोजी जहां में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए न तो हाइड्रोजन का ही स्टक पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन है, और ना ही बेरिलियम जो कि केंद्रीय परमाणु उसके बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट 8 इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण क्या है, अष्टक इनका पूर्ण नहीं है, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। यही नहीं, इसके एग्जाम्पल तो और भी है। जैसे मैं अगर बात करता हूं BCl3, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसके बताइए बोरान परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। तो 2,3, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के ऐसे बना दीजिए, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब क्लोरीन के कितने होते हैं, यहाँ पे बोरान के 3 थे हमने बना दिए, क्लोरीन के होते हैं 7। तो 1 2 2 4 2 6 और 1 ये 7, और यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पे 1 बना दिया, 2 2 4 2 6, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पर भी 1 बनाया, बाकी 6 और दिखा दो, 6 और हो जाएंगे, ठीक। इसके बाह्यतम कोश में बताइए कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं भाई, 7 तो होते क्लोरीन के, 1 ये मिल गया बोरान का, 8 हो गए। यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 और 1 ये 7, तो 1 ये मिल गया 8, तो इनके भी 8 हो गए और इनके भी 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा यहाँ पर बनाना चाहिए था, लेकिन बोरान के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए संयोजी कोश में, केवल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आए इसमें बोरान में, और इसमें आगे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं, लेकिन केंद्रीय परमाणु फॉलो नहीं करता है। तो BCl3 में बोरान के बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश पूरा नहीं है। तो ये क्या है, इनके अपवाद है, ठीक है। कुछ अपवादों को और हम आगे चर्चा करें तो आपको बताना है, जैसे कि ये तो इनकम्प्लीट। अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, विषम संख्या वाले ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इनकी बात अगर करें, ठीक। तो ये देखिए क्या हो सकते हैं, इनमें ऑड नंबर का क्या होता है, ऑड नंबर का मीनिंग ये होता है कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन आ, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाओगे नाइट्रोजन की, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें 2 ये ऐसे रखेंगे और 2 ये फ्रंट साइड पे रख देंगे। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेगा और 1 इधर रखेगा, 3 हो गए। और अभी कितने बचे, 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में रख देगा। तो इसके बताइए कितने हो गए, 5 2, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 7 इलेक्ट्रॉन। और इसके कितने हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपना स्टक पूर्ण कर लेता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपना स्टक पूर्ण
नहीं कर पाता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन में देखिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 अपने रखकर नाइट्रोजन के 2 खींच लिए, लेकिन नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में तो 7 इलेक्ट्रॉन थे ना। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में देखिए 2,5, इसको तो 3 लेने चाहिए थे, लेकिन ये 2 रख करके 2 ले लेता है, 7 से काम चलाता है, 8 नहीं हो पाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो फिर ऑक्सीजन का गड़बड़ा जाएगा, ऑक्सीजन को भी तो 3 मतलब देने पड़ेंगे, तो इस तरह से लेने पड़ेंगे तो कितना 6-3-9 हो जाएगा। इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई देयर ऑक्टेट या फिर गेन देयर ऑक्टेट, बट लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट, वो अपना ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट को फाइंड नहीं कर पाता। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक तरह से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही नहीं, इसमें अगर हम देखें तो बताइए क्या होगा। ये अगर लोन पेयर हम इधर की ओर अगर फेंक दें तो ऐसे में क्या होगा बताओ। इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन इधर ये 2 हैं, और ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जैसे हम देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2, 2, 4, 2, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया 8। इधर कितने बचे 4, इधर ये 2 डबल बॉन्ड शेयर कर देगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया नाइट्रोजन ने, और 2 इधर फेंक दिया, कितना हो गए 4 हो गए। इसमें बचा कितना है 1, और 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इसने भी ट्रांसफर किया है, लोन पेयर ट्रांसफर किया है, तो लोन पेयर अगर देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तब भी बच जाएगा, और इसको चूंकि दिया है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, इनसे 2 शेयर किए हैं भाई, देखो 2 इधर शेयर किए, 2 इधर फेंक दिए, बचा 1 यहाँ पे रखा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होता है 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी तुम्हारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देख सकते हो आप। ठीक है, ये भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, इनकी अगर बात करें तो कैसे ऑक्टेट एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडेड हम लिख सकते हैं यहाँ पे द एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मतलब होता है फैलाव, एक्सपेंडेड देयर ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक, ऑक्टेट को किस तरह से ये एक्सपेंड करेंगे, ऑक्टेट ये होता है ऑक्टेट। ठीक, ऑक्टेट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये किसकी प्रेजेंस में, डी कक्षक की उपस्थिति में, डी कक्षक यहाँ पे हम लिखे रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति में यह एक्सपेंड करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक मतलब अपनी संयोजकता। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो PF5 है, बताइए अगर हम 5 फ्लोरीन जोड़ेंगे, ये फास्फोरस है, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन तो इसने रख दिए, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना रख देंगे यहाँ पे। ठीक, बाकी इनके 6 नहीं फ्लोरीन, हाँ 6, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 ये 7, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमने फास्फोरस का रखा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन हमने क्या रखे हैं फास्फोरस, इस तरह से कर दिए। ठीक, बताइए इसका स्टेप पूरा हो गया, इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। 1 रखा इधर और 6 ये रख दिए, 2, 2, 4 और 2, 6, तो कितना हो गया बताओ, 6 और 1 ये भाई नहीं 6, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 ये 7 और 1 ये इलेक्ट्रॉन मिल गया 8। ऐसे इनके पूरा सबका स्टेप पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन फास्फोरस की जब बात आती है, यहाँ पर जो है फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कितने हो जाते हैं, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के, और इसके तो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फास्फोरस कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 से ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी वैलेंसी को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड कर रहा है मतलब फैला रहा है या प्रसारित कर रहा है, अपनी से सह संयोजकता को प्रसारित कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, सह संयोजकता प्रसारित होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्त डी कक्षक। तो सवाल पूछा जाता है कि फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, 5 सह संयोजकता हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है 2s होता है और 2p होता है, 2d नहीं होता। 2d नहीं होता तो डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, उसकी अधिकतम वैलेंसी 4 होगी, वो भी धनात्मक होगी। लेकिन जो फास्फोरस है इसकी 5 तक हो जाएगी। और यही नहीं, SF6 की अगर बात करें, तुमने कभी देखा हो किताब, यदि आप खोल के देखोगे NCERT, तो उसमें SF6 के बारे में भी जिक्र है, S और ये F ऐसे लगे हुए हैं। ठीक, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इनकी आप इलेक्ट्रॉन बीन संरचना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं बताओ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो तुम्हारे प्लेन में है, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का अमाउंट होता है, कितना होता है 12 इलेक्ट्रॉन है इन द केस ऑफ सल्फर।
सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन है। बताइए सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन का राज क्या है? रिक्त, मतलब कह सकते हैं हम वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसका क्या है? मुख्य राज। ठीक, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण अपनी वैलेंसी को ये एक्सपेंड कर सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई। यही नहीं बल्कि कुछ और भी स्पीसीज हैं, जैसे HCl2 है। HCl2 में भी क्या होगा? ये तुम्हारा सल्फर के बायतम कोष में कितने हो जाएंगे? बायतम कोष में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छी बात है। और HCl2 में तो ये यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये अपवाद एक तरह से नहीं रहेगा। और कुछ और भी ड्रॉबैक हैं, जैसे KrF2 है, जेनान O और F2 है। ये लोग क्या करते हैं बेटा? ये लोग यहाँ पर मतलब इनकी भी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इट बिकॉज एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो ये चीज हो गई बेटा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई। तो आप एक क्वेश्चन तो वो हो गया था होमवर्क का। अब होमवर्क का अगला क्वेश्चन ले लीजिए। 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि अष्टक नियम की सीमाएं, अष्टक नियम की सीमाएं, ठीक है, अष्टक नियम की सीमाओं या सीमाएं लिखिए और लिखिए उदाहरण सहित समझाइए। सही समझाइए। देखो शुरुआत में हमने जो दिया था वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिया था, वो आप बना चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे हम एक बार बनवा रहे हैं जिससे कि आपको ये कम से कम इतनी स्ट्रक्चर तो कंफर्म हो ही जाए। हम क्यों आपको जो है मतलब बहुत आप जब इतना करने लगेंगे तो हम आपको आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको अष्टक नियम की सीमाएं लिखना है, उनको उदाहरण सही समझाना है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था भी ये। ठीक है, जो उदाहरण दिए हमने, और एक क्वेश्चन वो करना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाना है। ठीक है, तो आपके ये 2 क्वेश्चन है आज के होमवर्क में। धन्यवाद।